आइए बच्चों, आज की क्लास में सीखेंगे हम 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ज़रा, जो पहली हेडिंग डाली है हमने 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर कोई कोण 0 अंश कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, प्रारंभिक स्थिति में ए कोई न्यून कोण है, कितने भी अंश का हो सकता है। अगले चित्र में हमने क्या किया है बच्चों, सी को बी के पास लाए हैं। सी को बी के पास जब लाएंगे, देखिए ज़रा, यहाँ पर सी को नीचे गिराया है बी के पास, तो उस कंडीशन में कोण ए का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना पहले था यहाँ पर जो कोण ए था प्रथम चित्र में, और जो द्वितीय चित्र में कोण ए का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तृतीय चित्र में और ये मान आगे बढ़ा, तो आप देखिए ज़रा, तृतीय चित्र में क्या हुआ, तीसरे फिगर में कोण ए का मान और घट गया। तो अगर हम इसी प्रकार से कोण ए का मान बच्चों घटाते जाएंगे, तो कोण ए का मान जब घटाएंगे तो बिंदु सी बिंदु बी के नज़दीक आता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? और बिंदु सी जब बी के नज़दीक आएगा, प्रारंभिक स्थिति में ए सी और ए बी आपस में बराबर हैं। प्रारंभिक स्थिति में ए सी ए बी से बड़ा है। बराबर कैसे हो सकता है? ये कण है, कण हमेशा किसी भी वजह से बड़ा होता है, मगर जैसे जैसे सी बी के पास आ रहा है तो ए सी, मान लीजिए पहले ए सी और ए बी की तुलना करें तो ए सी ज़्यादा बड़ा था ए बी से, फिर ए सी थोड़ा कम बड़ा हुआ ए बी से, बड़ा भी है, यहाँ पर भी ए सी ए बी से बड़ा है। मगर एक स्थिति क्या ऐसी आ सकती है जब सी बी के बिल्कुल नज़दीक चला जाए। जब सी बी के बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा, उस दशा में बी सी तो 0 हो जाएगा और ए सी ए बी के लगभग बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे सी नीचे की तरफ बढ़ेगा तो वैसे वैसे कोण ए का मान 0 की तरफ अग्रसारित होगा। कोण ए का मान 0 के अत्यंत निकट आ जाएगा और बी सी लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, और अंतिम दशा में ए बी लगभग ए सी के बराबर आ जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, तो इस अंतिम दशा में जैसे जैसे यहाँ पे लगातार और यहाँ पे आगे कोण ए का मान और छोटा है और 0 के बराबर हो गया लगभग ये कोण ए का मान अंतिम दशा में किसके बराबर हो गया बच्चों? 0 के बराबर। और जब इस दशा में ये 0 के बराबर हुआ है तो ए सी लगभग बराबर हो जाएगी ए बी के। समझ में आ रहा है? ये लगभग ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और उस दशा में बी सी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। देखिए बी सी तो सी बिंदु बी के अत्यंत निकट आ गया, तो बी सी 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आपसे कहें कि आप साइन 0 अंश निकालिए अंतिम दशा में, तो साइन 0 अंश जब अंतिम दशा में आप निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो अब लंब कितना है बच्चों? बी सी, और कर्ण कितना है? ए सी। तो अब बच्चों ए सी तो ए बी के लगभग बराबर हो गया है, मगर बी सी तो कितना हो गया है? 0। बी सी 0 हो गया है, और 0 अपॉन एनीथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसीलिए साइन 0 का मान बच्चों क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? साइन 0 का मान 0 हो गया। अच्छा, अब अगर हम कॉस 0 निकालें तो कॉस 0 निकालेंगे तो कॉस 0 होगा आधार बटे कर्ण। तो अब 0 के लिए आधार बच्चों क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। और देखिए यहाँ पे ए सी और ए बी 0 अंश के लिए लगभग बराबर आ गए। जब ए का मान 0 है उस दशा में ए सी और ए बी लगभग बराबर है, तो हम यहाँ पर ए बी बटे ए बी भी लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर आ जाएगा। दोनों कट जाएंगे ए बी से ए बी, तो यहाँ पर cos 0 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ ज़रा और समझ लीजिए कि यहाँ पर tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। कैसे, इसको ज़रा समझ लीजिए। पिछले वीडियोज़ में अभी इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। और अगर हम भाग दे दें cos थीटा से इसको, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को बच्चों भाग दे दें, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इन दोनों को अगर हम भाग दे दें, साइन थीटा भाग दे दी, साइन थीटा से कॉस थीटा का भाग दिया, इधर लंब बटे कर्ण का आधार बटे कर्ण से भाग दे दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो कर्ण से कर्ण तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार आ जाएगा। और अब साइन थीटा बटे
कॉस थीटा हमारे पास लंब बटे आधार आ गया है, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा से हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से टेन जीरो का मान निकाल लिया जाए। साइन जीरो और कॉस जीरो को निकल गए हैं ना, तो टेन जीरो का आ जाएगा। तो अब टेन जीरो का मान क्या आ जाएगा? साइन जीरो अंश बटे कॉस जीरो अंश। तो साइन जीरो तो जीरो है देखिए बच्चों, और कॉस जीरो क्या है? एक। तो जीरो बटे एक क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब साइन जीरो का मान है जीरो, कॉस जीरो का मान है एक, और टेन जीरो का मान है जीरो। अब इन्हीं के व्युत्क्रम के मान भी तुरंत ही निकाल लिए जाए। हमारे पास अगर साइन जीरो का मान जीरो है और आपसे कहें कॉसेक जीरो निकालिए, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम। एक बात और समझ लीजिए कि जीरो का व्युत्क्रम हमेशा अनंत होगा, और अनंत का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा? जीरो। इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डस्टर दीजिए जरा, कहाँ है? हाँ, मिल गया, ठीक। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, इसको तो हम इरेज कर दे रहे हैं। वो क्या है समझने वाली बात? कि जीरो का व्युत्क्रम, जीरो अंश का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल, किसी का भी व्युत्क्रम करना हो उसको एक बटे कर दिया जाता है। तो जीरो अंश का व्युत्क्रम मतलब एक बटे जीरो, और ये किसके बराबर होता है? ये अनंत का चिन्ह है, अनंत के बराबर। तो जीरो अंश का व्युत्क्रम एक बटे जीरो, ये अनंत के बराबर होगा, और अनंत का व्युत्क्रम, अनंत का व्युत्क्रम ये एक बटे अनंत, और ये जीरो के बराबर होगा। तो इस बात को हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जीरो अंश का व्युत्क्रम अनंत के बराबर, और अनंत का व्युत्क्रम जीरो के बराबर। ठीक बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, इसमें इसको हटाते हैं यहाँ से। कॉसेक जीरो, कॉसेक जीरो का मतलब हो गया साइन जीरो का उल्टा, एक बटे साइन जीरो, और एक बटे साइन जीरो का मान जीरो है, तो एक बटे जीरो यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर? अनंत। तो आप अनंत इसका आंसर लिख देंगे। उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक जीरो अंश क्या हो जाएगा? एक का व्युत्क्रम, और एक का व्युत्क्रम खुद क्या होगा? एक। एक का व्युत्क्रम मतलब एक बटे एक, तो एक बटे एक आ जाएगा। और उसी प्रकार से टेन जीरो से आ जाएगा कॉट जीरो का मान, तो कॉट जीरो अंश क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेन जीरो का व्युत्क्रम एक बटे टेन जीरो, एक बटे जीरो अर्थात क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये हो गए जीरो अंश के सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलते हैं 90 अंश की तरफ, कि 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाएं, क्या करा जाए। अब देखिए जरा यहाँ से बच्चों, यहाँ पर कोण डी का मान धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है। अगर हम कोण डी की मान की बात करें, तो कोण डी जैसे जैसे बिंदु ई की तरफ अग्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोण डी का मान बढ़ रहा है, और अंत में कोण डी जब बिल्कुल ई पे मिल जाएगा तो कोण डी कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब देखें जरा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर जो कोण डी है और यहाँ पर जो कोण डी है उनकी तुलना करेंगे, तो ये वाला कोण डी बड़ा है बाद वाला। फिर इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो फिर ये वाला कोण डी बड़ा है, और इन दोनों की तुलना करेंगे तो फिर कोण डी और बड़ा हो गया, और अंत समय में कोण डी सबसे बड़ा है, और ये 90 अंश के लगभग बराबर आ गया। ये 90 अंश के कोण डी अंतिम समय में लगभग बराबर आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई दुविधा तो नहीं किसी को? ठीक। तो ये अंतिम समय में कोण डी 90 अंश के जब लगभग बराबर आ गया है, उस दशा में बच्चों देखिए जरा, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा लगभग? नहीं, डी एफ भुजा लगभग किसके बराबर हो जाएगी? सोच के बता। डी एफ भुजा, ये वाली डी एफ भुजा किसके बराबर आ जाएगी? हैं? डी ई के कैसे बराबर आएगी? डी तो जीरो होते जा रही है। हाँ तुम बताओ। देखिए, आप देखिए, ध्यान समझिए, ये डी एफ भुजा डी इसके पास जा रहा है, तो डी एफ इसके बराबर आ गई ना ई एफ के। तो ये डी बिंदु ई के ऊपर ही संपाती हो गया। नहीं समझ रहे हो? ये बिंदु जैसे जैसे पास आता जा रहा है ना, तो बिंदु डी सीधे ई के ऊपर बैठ गया आके। तो इसका मतलब ई एफ और डी बराबर हो गए। ई एफ और डी एफ आपस में कैसे हो गए? बराबर। समझ में आ रहा है? बैठिए। तो अंतिम रूप में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ हमने डी लिख दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये जो डी एफ है, फिर डी लिख रहे हैं, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा? ई एफ के।
यहाँ पर ये जो डी एफ है ये लगभग ई एफ के बराबर आ जाएगा और शून्य क्या हो जाएगा? हाँ बताइए जरा। डी जो है वो लगभग शून्य के बराबर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कोण डी तो 90 अंश लगभग हो ही गया है इस दशा में अंतिम रूप में। अब यहाँ पर भी अगर हम साइन डी और कॉस डी निकाल लें तो काम चल जाएगा हमारा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस दशा में अगर हम साइन डी अर्थात साइन 90 निकालें तो साइन डी क्या होगा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चों क्या है? ई एफ और कर्ण क्या है? डी एफ। तो अब देखिए जरा, डी एफ और ई एफ तो लगभग बराबर आ गए। डी एफ और ई एफ लगभग कैसे हैं? बराबर है। जैसे जैसे कोण डी का मान 90 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे डी एफ और ई एफ बराबर आ गए। तो उस दशा में दोनों कट जाएंगे तो ई एफ बटे ई एफ हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। साइन 90 किसके बराबर आ गया? 1 के। तो साइन 90 1 है तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा? ये साइन 90 का व्युत्क्रम होगा। तो 1 का व्युत्क्रम भी क्या आ जाएगा? 1। अब आते हैं कॉस के ऊपर। कॉस 90 तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो बताओ क्या लिखें तुम आगे? आधार क्या लिखे कोण डी के लिए? हाँ डी ई। और कर्ण क्या लिखें? बिल्कुल सही। अब बताइए आगे क्या लिखा जाए? डी कितना हो गया है? हाँ डी लगभग कम होते होते 0 आ गया है। तो ये जी बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। 0 बटे डी एफ। बस ध्यान से आप सुनते रहिए, सब समझ में आएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो समझ में आ गया। cos 90 का मान क्या आ गया? 0। अब जब cos 90 0 आ गया है तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? sec 90। और sec 90 का मतलब हो गया 0 का व्युत्क्रम। नीचे दिख रहा है, चलिए नीचे इधर लिख देते हैं। 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अनंत। 1 बटे 0 अर्थात अनंत। अब क्या निकालेंगे? tan 90 का मान। तो tan 90 क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 90 अंश बटे cos 90 अंश। तो साइन 90 हमारे पास 1 है और cos 90 कितना है? 0। तो 1 बटे 0 क्या आ जाएगा? अनंत। 1 बटे 0 क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से? और जब tan 90 आ गया अनंत तो cot 90 मतलब अनंत का व्युत्क्रम। तो अनंत का व्युत्क्रम क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, अनंत का व्युत्क्रम होगा 0। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये सारे मान आपको समझ में आ गए होंगे। आगे सभी को समझ में? चलिए धन्यवाद। अगला